गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? तो दिवाली से पहले तो अपन मिले ही नहीं, बहुत पहले चले गए थे आप लोग, है ना? तो सभी को दीपावली की और नए वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और ये, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। और ये जो साल है आपके AAO के लिए भी आपके डेट्स आ रखी है, आ गई थी, वैकेंसी भी आ गई थी, डेट भी आ गई थी। पीजी तो हर साल आता ही है, जो पीजी वाले हैं उनके लिए, जिन्होंने एमएससी कर लिया उनके लिए एओ भी तैयार बैठा है, ठीक है। और जो एमएससी कर लिया उनके लिए AAR और ARO जैसी वैकेंसीज के भी डेट्स वगैरह सब ऑलरेडी आपके लिए आ चुकी है। तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बढ़िया जॉब को अचीव कर लो साल भर के अंदर ही, यही आपके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना रहेगी और हो जाएगा आपका सबका, ठीक है। चलो, लास्ट अपनी बात कहां तक हुई थी, कुछ बता पाओगे? साइंटिस्ट तक। हमने प्लांट पैथोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री की बात कर ली, साइंटिस्ट की बात कर ली, टर्मिनोलॉजी की बात कर ली, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस की भी हमने बहुत सारी बात कर ली थी, ठीक है। अब अपन आगे जो माइक्रोब्स लेने पड़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें सबसे पहला बैक्टीरिया की बात करेंगे। और बैक्टीरिया हमारे लिए पढ़ना इतना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने प्रोक्यूरेटिक सेल पढ़ ली है। प्रोक्यूरेटिक सेल अगर पढ़ ली है तो बैक्टीरिया हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि प्रोक्यूरेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल ही बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये डायग्राम अपने सामने बैक्टीरियल सेल का है या कहो प्रोक्यूरेटिक सेल का है। तो इसके अंदर जो लेबलिंग है उनको एक बार डिस्कस करते हुए ऊपर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे बेसिक बात, कोई भी प्रोक्यूरेटिक सेल या बैक्टीरिया जो कि प्रोक्यूरेटिक का एग्जाम्पल है, नाम ही है प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव टाइप का या पुराने टाइप का न्यूक्लियस जिनमें होता है वो प्रोक्यूरेटिक होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस, एक्चुअल न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? दो रीजन। पहला रीजन ये है कि वहां पर कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा। दूसरी बात, न्यूक्लियोइड जो एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर अपने को देखने को मिलती है वो यहां पर नहीं होगी। वैसे कहे यहां पर तो कुछ भी नहीं है, केवल आपको डीएनए मिलेगा जो फ्री है, पूरी सेल के अंदर मूवमेंट कर पा रहा है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, फ्री डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो आपको इसके अंदर मिलेगा। तो यानी कि ये वास्तव में तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर इसके लिए पर्टिकुलर एक टर्म, दो तीन टर्म यहां पर यूज होते हैं। जैसे इन्होंने कुछ लिखा होगा, इन्होंने न्यूक्लियोइड लिखा है एक नाम, इसका प्रोकैरियोन नाम भी होता है, प्रोकैरियोन। कैरियोन मींस न्यूक्लियस, प्रो मतलब प्रिमिटिव, इसीलिए बोलते हैं प्रोक्यूरेटिक, ठीक है। तो पुराने टाइप का न्यूक्लियस, तो इसे प्रोकैरियोन भी बोलते हैं इस डीएनए को, इसे हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं और इसे जीनोफोर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अपने को कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉन एज, तो न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या प्रोकैरियोन, तीनों ही नाम अपन ध्यान रखेंगे, लिखेंगे अभी। तो पहला तो अपने को ध्यान रखना। दूसरी बात, यानी कि एक चीज तो हमें पता चल गया कि ट्रू न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट नहीं होती है, यहां पर आपको न्यूक्लियस भी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यहां पर क्रोमोसोम्स यानी कि ट्रू क्रोमोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स क्यों नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनती है तो बेसिकली दो चीज रिक्वायर होती हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और जब हिस्टोन प्रोटीन यहां पर एब्सेंट है तो क्रोमोसोम बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो यानी कि यहां पर ट्रू क्रोमोसोम्स भी नहीं होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती है। तो यानी कि क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, जो कुछ स्ट्रक्चर वहां पढ़ते थे हम, वहां पर यहां पर कुछ नहीं है।
आपको एक डीएनए मिल रहा है। सर्कुलर हमने बोला, उसका मतलब ये होता है कि डीएनए यहां से जहां से शुरू होता है, सर्कुलर का मतलब आप सब जानते हो कि क्या होता है सर्कुलर, कोई चीज यहां से शुरू हुई और घूम फिर के वापिस यहीं पर आ गई, ये सर्कुलर। तो ये डीएनए कुछ ऐसा ही है। कोई कहते हैं सर सर्कल तो दिख नहीं रहा है, तो वो दिख नहीं रहा है मतलब जहां से स्टार्टिंग हुआ वहीं आके खत्म हो जाता है। ये फ्री है, नेकेड भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। डबल स्ट्रैंडेड है, आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, यूकैरियोटिक के अंदर भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। फर्क इतना है, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल में लीनियर होता है। जो आप पढ़ते हो ना ये वाली स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि हम आगे बात करेंगे फंजाई में, उनके अंदर आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहली लेबलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमने जो पढ़ रखी थी उसी चीज को मैं यहां पर आपके सामने हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसको अपन छेड़े नहीं। अब दूसरी बात अपन यहां पर जो ध्यान रखें इसको कर सकते हैं, तो यानी कि हमने न्यूक्लियोइड यानी कि डीएनए यानी कि जीनोफोर या प्रोकैरियोन की बात हमने करी। दूसरी लेबलिंग के पास आए तो साइटोप्लाज्म, सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर 3 लेयर आपको दिखाई दे रही है, एक ब्राउनिश है, एक आपको हल्की पिंकिश है या आप कुछ और कलर जो भी आपको दिख रहा हो, और तीसरा ब्लूइश आपको यहां पर दिख रही है। तो इन 3 लेयर में कौन कौन सी है, हमने सेल बाउंड्रीज पढ़ी थी। टोटली 3 सेल बाउंड्रीज होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और तीसरी ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल बैक्टीरिया में होती हैं, प्लांट्स में होती हैं और फंजाई में होती हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया तो यहां पर सेल वॉल तो होगी। तो दूसरी सेल बाउंड्री जो होती है, दूसरी जो सेल बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो यूनिवर्सल है। तो यानी कि कोई सी भी सेल उठाओ, सेल मेम्ब्रेन यानी कि 2 कंफर्म है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है आपकी एनिमल सेल में होती है और बैक्टीरियल सेल में होती है, यानी कि यहां तीनों होगी। ग्लाइकोकैलिक्स जो यहां पर है सबसे अंदर ही अंदर आपको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, सबसे इनरमोस्ट है वो सेल मेम्ब्रेन है। आप देखोगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, उसके बाहर आपको जो दिख रही है वो है सेल वॉल, और सबसे आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके 2 नाम होते हैं। अगर वो थीन लेयर है, ठीक है, तो उसे स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं, स्लाइम लेयर। और अगर वो टफ है, अगर वो आपकी कठोर हो गई तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। यानी कि एक्चुअल में स्लाइम लेयर बोलो, कैप्सूल बोलो, वो किससे बने हुए, ग्लाइकोकैलिक्स से बने हुए। यानी कि तीनों जो हमने सेल बाउंड्रीज उस टाइम पे जो पढ़ी थी वो यहां पर क्लियर है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर बात अपन ने कर ली। उसके अलावा लेबलिंग पे आए तो फ्लैजिलम, यहां पर आपको पिंक कलर में यहां पर फ्लैजिला दिखाया गया है। फ्लैजिला हम आगे बात करेंगे भी, या हमने बात करी भी इस सेल के अंदर। ठीक है, तो फ्लैजिला जो होता है वो सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। हमने प्रोटीन की भी बात करी थी, प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला में जो प्रोटीन होती है वो होती है फ्लैजिलिन प्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल में अगर कहीं फ्लैजिला है तो उसका ट्यूबुलिन प्रोटीन हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है जो सेल से ही निकलती है। जैसे हमारे बॉडी पे हेयर्स दिख रहे हैं, तो जिस तरीके से हमारी स्किन से निकले हुए उसी तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, फ्लैजिला। ठीक है, जिसे हिंदी में आपने पढ़ा हुआ कशाभिका भी बोलते हैं। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर है जिसको मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम है। प्लाज्मिड एक स्पेशल डीएनए और होता है, ये हर बैक्टीरिया में हो कोई गारंटी नहीं है। ये बैक्टीरिया के लिए डायरेक्टली कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है। बैक्टीरिया के लिए अगर ये कोई बेनिफिट दे सकता है, ये प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये एक्स्ट्रा जेनेटिक डीएनए का है। क्रोमोसोम तो वर्ड यानी बोलेंगे, एक्स्ट्रा जेनेटिक डीएनए। ये हमारा रेड कलर का जो डीएनए है, जेनेटिक डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है। अब वो बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके अलावा कहीं पर ऐसा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक डीएनए और मिल जाता है तो उसे कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड स्पेशली आपके यूज आता है बायोटेक्नोलॉजी। आप पढ़ते हो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर या प्लाज्मिड जीन ट्रांसफर थ्रू प्लाज्मिड, तो ये वहां पर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हम बायोटेक में यूज करते हैं, और हम जो है ट्रांसजेनिक वैरायटीज बनाने में यूज करते हैं, जीएम क्रॉप्स बनाते हैं। तो ये बैक्टीरिया में क्या बेनिफिट देगा, नॉर्मली बैक्टीरिया की सर्वाइवल, यानी कि इसको अगर हटा दें तो बैक्टीरिया की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये है तो क्या फायदा दे रहा है बैक्टीरिया को,
नुकसान होता है एंटीबायोटिक से। किससे होता है? तो एंटीबायोटिक से नुकसान होता है, तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? प्लाज्मिड करता है। तो प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक आपको जो भी कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि यार ये खेत है, इसके अंदर ये डिजीज है, किसी बैक्टीरिया से है, तो कोई पूछेगा यार कौन सी दवाई छिड़के, तो सीधा इलाज है एंटीबायोटिक स्प्रे करवा दो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, या फिर टेट्रासाइक्लिन, या बैक्टीरियामाइसिन, एग्रीमाइसिन, ऐसी आप पढ़ोगे आगे। तो वो एंटीबायोटिक डायरेक्टली किसको कंट्रोल करने में यूज होती है? बैक्टीरिया को। तो प्लाज्मिड का जो इंपॉर्टेंस है वो अपन यहां पर समझ गए। प्लाज्मिड की डेफिनेशन कहें, एक्स्ट्रा जेनेटिक वन और मोर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। एक भी हो सकता है एक्स्ट्रा, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और कुछ में नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला डीएनए नहीं है, एक्स्ट्रा वाला है, अभी लिखेंगे अपन। इंक्लूजन, ये स्टोर्ड फूड मटेरियल्स हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपकी फंजाई में बात करें तो ग्लाइकोजन है, एनिमल सेल में के अंदर ग्लाइकोजन है, प्लांट्स के अंदर स्टार्च है, वैसे इस बैक्टीरिया को भी खाने का कुछ फूड चाहिए, तो ये ग्रेन्यूल्स या इंक्लूजन की फॉर्म में इसके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर पॉलीराइबोसोम या कहें राइबोसोम है। पॉलीराइबोसोम अपन ने पढ़ लिया, बताया था मैंने आपको, जब एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े होते हैं उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोम, जो एक्टिवली इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो राइबोसोम यहां पर होंगे, कौन से राइबोसोम होंगे? 70S या 80S? 70S होंगे, ठीक है, ये अपने को क्लियर है। उसके अलावा कहें तो पाइलस करके या पाइलाई जिनको बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर और यहां पर आपको देखने को मिल रही है, जो ब्लूइश आपको चारों तरफ या कुछ जगह पर देखने को मिलेगी। इसका जो काम होता है, ये बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे अटैच होना है, चिपकना है, तो वहां हेल्प करेगा। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन में भी ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपके बैक्टीरिया की जो ये स्ट्रक्चर के अंदर, अब यहां पर एक लेबलिंग बची हुई है, वो है मीजोजोम। ये अलग से अपन बात कर रहे हैं, समझ क्या है मीजोजोम। मीजोजोम हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी, कहीं नाम नहीं आया, यूकैरियोटिक पढ़ी, कहीं भी नाम नहीं आया। क्या है मीजोजोम, समझते हैं बात। आपको पता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी की मिल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वहां होता है। क्या यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो फिर यहाँ एटीपी कौन बनाएगा? कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने के लिए तो चाहिए, क्योंकि बिना एटीपी के तो इसको भी एनर्जी कहां से मिलेगी। तो एटीपी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेसिक फंक्शन था वो था सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी कि रेस्पिरेशन के थ्रू आपके ग्लूकोज है या जो भी फूड मटेरियल है उसको तोड़ेगा और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। तो वो सारा काम, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, विच स्ट्रक्चर इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल, तो आंसर एनालोगस, मतलब ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम करता है वो स्ट्रक्चर है मीजोजोम। दूसरी बात, मीजोजोम ये बनी कैसे? तो ये सबसे इनर मोस्ट आपकी बाउंड्री कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये अंदर की तरफ से बनी हुई दिख रही, तो ये इसके लिए बोल सकते हैं दिस इज द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये वैसे इन्होंने ऐसी बनाई, बाकी अपने दूसरे डायग्राम में कुछ इस तरीके से होगी। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो अंदर की तरफ इस तरीके से एक खाली स्पेस बन जाता है, जिससे ही अपन कहते हैं मीजोजोम। तो यहां पर ये आपको ये रिंग फॉर्म में दिख रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुड़ने की वजह से जो खाली जगह बन गई उसे कहा मीजोजोम, ध्यान रहेगा। तो ये अपने को स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड। फिर और आगे की बात अपन लेते हैं, तो इसको अपन यहां पर लिखते हुए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे साथ ही नोट करना, अपन बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग लेंगे बैक्टीरिया। कुछ पॉइंट आपके जाने पहचाने लिख रहा हूं, जहां पर नए होंगे अपन डिस्कस जरूर करेंगे।
ये पैथोलॉजी का पार्ट है अपना, लेकिन ये बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल होने की वजह से हमारा पहले का पढ़ा हुआ यहाँ पर लिंक हो रहा है पूरा का पूरा। बाकी हमारा पैथो का क्लास का नाम भी आपका पार्ट 6 करके चल रहा है। माइक्रो पैथोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, जिसमें सबसे पहला माइक्रोब जो है वो बैक्टीरिया ही है। जो आप जानते हो कि बैक्टीरिया डिजीजेस होती हैं, इसलिए अपने को बैक्टीरिया की बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिएगी। कर लिया नोट सबने? मनोज है, इनका क्वेश्चन ही ऐसा है कि वो उसका आंसर फुर्सत में देंगे कभी। कर लिया नोट? न्यूक्लियोइड जीनोफोर प्रोकैरियोन। बढ़े आगे? बढ़े आगे? हो गया नोट सबका? ठीक। तो बैक्टीरिया में यहां पर बात करें प्रोकैरियोटिक है, सब जानते हैं, यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस एब्सेंट है। उसके अलावा बात करें ट्रू क्रोमोसोम यहां पर एब्सेंट है क्योंकि सिस्टोन प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। इनके अंदर राइबोसोम होंगे 70s टाइप के, जो आप पहले से अपन जानते हैं। इनके अंदर जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फ्री नेकेड डीएनए है, जिसे प्रोकैरियोन न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, बढ़ेंगे। अब बात करते हैं, देखो एक चीज आगे देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर जो सेल वॉल है वो हमें ऑलरेडी पता है कि सेल वॉल जो है यहाँ पर, अब के कुछ नाम हमने पढ़े कि किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, या और कुछ नाम है इनकी, प्रॉपर स्ट्रक्चर में अपन नहीं जा रहे हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन भी लिखा होता है ऑप्शन में, म्यूकोपेप्टाइड भी होता है, या म्यूरामिक एसिड, ये कुछ भी, ये सारे नाम भी एक साथ हो सकते हैं, इनमें से एक आधा नाम। तो ये किसके किसके स्ट्रक्चर को बताते हैं, कंपोजिशन, बैक्टीरिया की सेल वॉल, म्यूरामिक एसिड। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये एक्चुअली क्या है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहा है, जो कि पॉलीमर है अमीनो शुगर्स का। किसका है? पॉलीमर ऑफ अमीनो शुगर्स। तो यहां पर बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो अमीनो शुगर्स यूज होती हैं, वो अमीनो शुगर यूज होती हैं नाग और नाम करके दो शुगर है, नाग और जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं, बट हम तो नाम की उनकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। नाम में आ रहा अमीन मतलब अमीनो शुगर, और ग्लूकोज है इसलिए शुगर। दूसरी बात इसकी ध्यान रखें, अपन ने एक नाग और एक नाम करना है तो नीचे एम आ जाएगा इसमें। तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड।
ये दो तरीके के अमीनो शुगर से पेप्टिडोग्लाइकेन का फॉर्मेशन होता है जो कि बनाता है सेल वॉल को। तो ये अपने को ध्यान रखना है, नोट कर लो ये बात। कर लिया नोट सबने? आज कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास पहली बार अटेंड किए अपनी वाली? आज कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम? एक और। आप आए हो पहले ऑफलाइन? ठीक है, बाकी सारे आ रखे हो पहले? हैं? दो कौन? अच्छा ठीक है, कर लिया नोट? तो सेल वॉल के अंदर जो है कंपोजिशन पेप्टिडोग्लाइकेन की, जो इसके अलावा और भी नाम ध्यान रखेंगे, म्यूरामिक एसिड, म्यूकोपेप्टाइड, या हम इसे म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। और ये बना किससे? अमीनो शुगर से। अमीनो शुगर कौन से बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर होती हैं? तो दो है, नाग और नाम। शॉर्ट में ऐसे याद रखते हैं हम, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीनो और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ध्यान रहेगा। उसके अलावा अपन यहां पर ध्यान रखें तो इनके अंदर जो डिवीजन होता है, हमने सेल डिवीजन अलग अलग टाइप का पढ़ा है। बैक्टीरिया खुद एक सेल है, पहले समझ लो, थोड़ा सा देख लेते हैं ना आसान से। बैक्टीरिया खुद एक सेल है, तो यहां पर डिवीजन इनमें आप जानते हो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा होता है? ए माइटोसिस। ए माइटोसिस में भी स्पेशली होता है बाइनरी फिजन। कौन सा होगा? जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये डिवीजन देखने को मिला था। ठीक है, तो कुल मिला के बैक्टीरिया में आपके जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा और दो बैक्टीरिया बनके तैयार हो जाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये डिवीजन की एक बार ये और नोट कर लो, फिर अगली नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। बढ़िया आगे। तो आगे अपन ने एक स्ट्रक्चर बात करी मीजोजोम, उसी पर आते हैं। तो मीजोजोम क्या था, ध्यान से इधर देखते हैं, पहले समझ लो फिर नोट कर लेंगे। मीजोजोम क्या है? तो कहें तो इन स्ट्रक्चर formed due to invagination of सेल मेम्ब्रेन। ये भी कई बार पूछे थे कि किसकी इन्वेजिनेशन, किसके अंदर मुड़ने की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन से ही ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, दूसरी बात अपने को ध्यान रखना है, मीजोजोम क्या है? साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, साइट फॉर सेल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए जो साइट है, जो जगह जहां पर रेस्पिरेशन होगा बैक्टीरिया सेल के अंदर, या इससे अपन ऐसा कह सकते हैं एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वो काम यहां पर कौन करेगा? मीजोजोम। ठीक है, दूसरी बात एक स्ट्रक्चर यहां पर आई प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या है उस पर भी आ जाते हैं। वन और मोर एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए
डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए अदर देन जेनेटिक डीएनए, उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मिड। अदर देन जेनेटिक डीएनए, जो जेनेटिक डीएनए हमारा सेंटर में था उसके अलावा, उसे ही कह रहे हैं अपन यहां पर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की बात करें तो क्या काम है इसका? तो प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर होगा, ये काम इसका होता है, प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। ठीक है, उसके अलावा अपन ध्यान रखें यहां पर इसका मेन यूज कहां है? बायोटेक्नोलॉजी में। एप्लीकेशन कहां पर इसकी? इन बायोटेक्नोलॉजी, जहां पर जीन ट्रांसफर हम करते हैं, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, वहां पर हम इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो ये प्लाज्मिड के डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है या बाकी चीजों पे भी आते हैं, नोट कर लो इन सबको। बायोटेक्नोलॉजी की बजाय इसका मेजर जो पार्ट जहां इसको यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखेंगे अपन, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी दो पार्ट में होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा, बोलो भाई क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी में दो चीजें पढ़ते हो, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा टिश्यू कल्चर। ये अपने को पता होना चाहिए। इन्वेजिनेशन मीन्स आपका इनर फोल्डिंग कह सकते हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने ये वर्ड पढ़ रखा है, इन्वेजिनेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, तो इनर फोल्डिंग भी बोल सकते हो इसको, कुल मिला के हिंदी में कहते हैं अंतर्वलित, अंदर की तरफ मुड़ना। और जो, ठीक है, तो अंदर की तरफ मुड़ के इसको इस तरीके से मैं कहूं, अगर ये आपकी बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन है तो अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, तो ये अंदर जो छोटी सी जगह बनी, ये यही क्या है? मीजोजोम। यहां पर अपन इस डायग्राम को बना ले हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मीजोजोम है। पर ये ध्यान रखना, मीजोजोम किसकी फोल्डिंग है? सेल मेम्ब्रेन की। तो उसके बाहर सेल वॉल, ऐसा भी बोल दे कि प्लाज्मिड क्या बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है? तो नहीं होता है। एक लाइन यहां भी ऐड कर देते हैं अपन, कभी प्लाज्मिड के लिए कोई आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू या फॉल्स, तो ऐसा भी ध्यान रहे, नॉट नेसेसरी फॉर बैक्टीरिया सर्वाइवल। बैक्टीरिया के अंदर अगर हटा भी दें उसको तो कोई बड़ी बात नहीं है, बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जरूरत नहीं है।
अगर होगा तो फायदा एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस दे देगा। बाकी जितनी भी सेल के स्ट्रक्चर के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर में थी, वो सारी चीजें एसेंशियल होती हैं। कर लिया नोट? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपन ने बात कर ली, जहां से फ्लैजिला की बात ऑलरेडी हमने कर रखी है। फ्लैजिला से रिलेटेड कुछ चीजें आगे आएगी, अभी तो वहां और बात आ जाएगी। फ्लैजिला जो थी यहाँ पर पाइलाई के लिए एक पॉइंट जरूर लिख लेते हैं अपन, कि पाइलाई जो था, या फिर 2 पॉइंट उनके लिए भी ऐड कर देते हैं। आप मेरे साथ नोट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्लैजिला फॉर मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, आप ये वाली साथ में नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ये किससे, कौन से प्रोटीन से बना है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये शायद अपन ने लिख भी लिया पहले। और यूकैरियोट के अंदर जो प्रोटीन है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन। सर, अगर प्लाज्मिक बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक अपना वर्क कैसे करेगा? तो पहली बात तो प्लाज्मिड सारे बैक्टीरिया में होता ही नहीं, ठीक है। जिनमें है उनके लिए करेगा, और एंटीबायोटिक एक पर्टिकुलर, अब हमेशा एक एंटीबायोटिक से ही आपका बैक्टीरिया का कंट्रोल हो वो भी जरूरी नहीं है। तो अलग अलग तरीके से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। तो प्लाज्मिड सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है, पाइलाई भी सभी बैक्टीरिया में नहीं होती है। तो मैंने वैसे पहले ही बोल दिया था कि प्लाज्मिड का कोई इंपॉर्टेंट रोल बेसिकली है नहीं। अगर वो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बाकी वो उसका कोई मेन काम वहां पर नहीं है। कर लिया नोट? तो फ्लैजिला की बात हमने करी ली कि ये बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में आपके मूवमेंट प्रोवाइड करना यानी कि इसे मोबाइल बनाना, मोबाइल जानते ही आप, या मोटाइल बनाना, ये सारे वर्ड उसी चीज को बताते हैं। प्रोटीन हमें पता ही है। उसके अलावा बात आई पाइलाई या पाइलस, ये भी हेड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला की तरह ही है, लेकिन इनका स्पेशली जो काम है होल्डिंग द सरफेस। जिस किसी सरफेस पे मान लो बैक्टीरिया मेरे हाथ पे है, तो बैक्टीरिया से अगर मैंने हाथ उल्टा किया तो वो तो गिर सकता है,
लेकिन गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने वहां से इनकी हेल्प से, जहां जिनमें पहले ही उनकी हेल्प से वो चिपका रहता है। ठीक है, दूसरी बात, कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है, तो कंजुगेशन ट्यूब बनाना होता है, दो बैक्टीरिया को जोड़ना होता है, वहां पर भी ये पाइलाई की हेल्प से ट्यूब बनती है, तो ये वहां पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लाइकोकेलिक्स जब वो थीन लेयर की फॉर्म में होता है तो बैक्टीरिया में उसे स्लाइम लेयर कह रहे हैं, और जब वो टफ स्ट्रक्चर बनी होती है तो उसे हम कहते हैं कैप्सूल कहते हैं। यानी कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कैप्सूल है वो क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स, स्लाइम लेयर है तो वो भी क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स। ये दोनों तीनों चीजें अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोला गया है। क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलो। तो ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की हमने बात करी। बैक्टीरिया की डिस्कवरी की बात ऑलरेडी हमें पता है, क्योंकि फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी, बैक्टीरिया थी, जिसे एनिमल क्यूल उस टाइम पे उन्होंने बोला था, और साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनोव, यानी कि बैक्टीरियल सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनोव। इसके अलावा अपन बात ध्यान रखें भाई, जो अगला एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर साइंटिस्ट थोड़ा सा जो ध्यान रखते क्वेश्चन आता है वो है टीजे बरील। क्या नाम है? टीजे बरील। टीजे बरील वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार बैक्टीरियल डिजीज प्लांट्स के अंदर नोटिस की कि भाई प्लांट्स के अंदर कोई बैक्टीरिया भी डिजीज करता है, और वो डिजीज जो इन्होंने डिस्कवरी करी थी वो डिजीज थी फायर ब्लाइट ऑफ पियर। नाशपति में जो डिजीज है फायर ब्लाइट, ठीक है, आप अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट पढ़ते हैं, वैसे यहां पर है फायर ब्लाइट, जिसको दंग हमारी हिंदी में कह देते हैं, लेकिन हम फायर ब्लाइट ध्यान रखेंगे, जिसका कोजल ऑर्गेनिज्म, यहां पर अब आगे बार बार वर्ड आएगा कोजल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम हिंदी में रोगजनक कहते हैं, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है, तो जो जिससे वो रोग डिजीज हो गई वो कोजल ऑर्गेनिज्म यहां पर होता है, इरविनिया अमाइलोवोरा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इन्होंने डिस्कवरी पियर के अंदर, नाशपति के अंदर करी थी, और एप्पल में भी यही बैक्टीरिया इस डिजीज को करता है। तो बैक्टीरिया का मतलब एप्पल का डिजीज का फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल पूछे या फायर ब्लाइट ऑफ पियर पूछे, दोनों का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? इरविनिया अमाइलोवोरा। तो हम तो यहां पर ध्यान रखेंगे, टीजे बरील की पहले बात ध्यान रख रहे हैं, फर्स्ट डिस्कवर्ड फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज, डिस्कवर्ड, पहले समझ लो फिर नोट करेंगे, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स, और वो डिजीज जो है, एंड इट वाज कौन सी थी? फायर ब्लाइट ऑफ पियर, जिसका कोजल ऑर्गेनिज्म हम ध्यान रखेंगे इरविनिया, सीओ करके अपन लिखेंगे अक्सर, कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो कॉजल ऑर्गेनिज्म यहां पर है इरविनिया, जो कि एक बैक्टीरिया है, इरविनिया अमाइलोवोरा, अमाइलोवोरा, ध्यान रहेगा। तो ये अपने को एक टीजे बरील का बड़ा इंपॉर्टेंट, जो डिजीज के नाम पर, साइंटिस्ट के नाम पर, कॉजल ऑर्गेनिज्म पर, कौन से आपके क्रॉप पर, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये नोट करें। फिर अपन आते हैं ग्राम स्टेनिंग पे। मैं तो इतने दिनों के गैप में तुम्हारे चेहरे ही भूल गया, मैंने कहा ये नया बैच है ये पहले के पढ़ाए हुए बच्चे हैं, मैं कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा फ्रेश बैच भी लॉन्च हुआ है, तो हो सकता है वो लोग हो।
तुम तो नहीं भूले मुझे? हाँ, तुम तो नहीं भूलो, मैं भूल जाता हूँ। कर लिया नोट? तो टीजे वेरियल पे क्वेश्चन कई बार से पूछा गया है। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज प्लांट्स के अंदर जो डिस्कवर हुई, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, जो अपन ध्यान रखेंगे, पियर यानी कि नाशपाती, और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है इरविनिया अमाइलोवोरा। आप चाहो तो ब्रैकेट में या फिर आगे लिखने में आ जाएगा कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल का भी कॉजल ऑर्गेनिज्म यही है, तो नीचे ऐसा लिख लो, यही है जो आपके रिस्पॉन्सिबल है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल भी यही करता है। यानी कि एप्पल का, पियर का, दोनों का ही फायर ब्लाइट डिजीज जो है वो इरविनिया अमाइलोवोरा। अब एग्जाम वालों को बहुत अच्छे से आपसे गलती करवाना आता है, इसलिए अभी तो हमें, अभी स्टार्टिंग चल रही डिजीज, अभी हम आएंगे धीरे धीरे। इतने सारे कॉजल ऑर्गेनिज्म हमें याद करने होते हैं, और आपको पता है कि पैथोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं किसी एग्जाम के अंदर, नॉर्मली 6 से 7 क्वेश्चन तक आपको, कहीं भी 5 भी मिलते हैं पैथोलॉजी के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलते हैं जनरली। अगर 100 क्वेश्चन का पेपर होता है तो इन जनरल 5 से 7 क्वेश्चन आपको पैथो के मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन निमेटोड का भी होता है जो पैथो में कंसिडर माना जाता है, लेकिन वो आपको एंटो वाले सर पढ़ाते हैं। तो अब उसमें से 50% यानी कि 2-3 क्वेश्चन तक तो आपके यही क्वेश्चन आएंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म में भी उनको पूछने वालों को बड़ी कला है कि अब क्वेश्चन इस तरीके से यहां पर बन जाता है कि वो पूछेगा। अभी तो हमें पता, अभी हमने रट लिया इरविनिया, अब हमें ये बाद में पता नहीं चलेगा कि इरविनिया बैक्टीरिया है या फंजाई है। ऐसा कई सारे नाम आगे आएंगे जो हमें बाद में याद ही नहीं रहता है बैक्टीरिया कौन सा फंजाई। ध्यान ये रखना कि बैक्टीरिया लिमिटेड ही है, जो एग्जाम्पल में अभी लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। तो बाकी बचे कुछ सब फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा अलग से कोई साइंटिफिक नेम नहीं मिलेगा, तो उनकी टेंशन है नहीं। वायरस का कोई साइंटिफिक नेम नहीं मिलेगा, उनकी भी टेंशन। तो टेंशन आती फंजाई में, तो बचे कुछ सब फंजाई होंगे, कुछ बैक्टीरिया है, क्या है वो भी अपन बात कर लेंगे, तो ये हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये अपन ने इसके सिंबल से बात करी जो अपने को ध्यान रखना। आगे अपन आते हैं, एच.सी. ग्राम करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन द ग्राम स्टेनिंग। स्टेनिंग वर्ड ये होता है कि भाई आपको लेब में कभी काम पड़ा हो, माइक्रोस्कोप में किसी चीज को देखना हो, ठीक है, तो हम उसको स्लाइड पे, मान लो कोई सेल ये देखनी है हमें कोई लीफ से लेके आए, कोई रूट से सेल लेके आए, उसको स्लाइड पे डाला हमने, फिर उसको हम स्टेन करते हैं। हम एसिटोकार्मीन वगैरह शायद यूज करते थे लैब के अंदर, तो वो स्टेनिंग यानी कि कलर डालते हैं हम, और वो कलरिंग को स्टेनिंग बोला गया है। तो एच.सी. ग्राम ने अपने नाम पर ही एक स्टेन है, ग्राम स्टेन बोल दिया उसको, या फिर जो कुल मिला के कोई स्टेन यूज किया, जिससे जिन बैक्टीरिया ने कलर लिया, कौन सा कलर लिया वो भी हम बात करेंगे, वो ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने दूसरा लिया वो ग्राम नेगेटिव। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ब्लूइश वाले या पिंकिश या रेडिश कलर जो आता है, तो वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 तरीके के बैक्टीरिया ग्रुप यहां पर हो जाता है। तो अपन यहां पर 3-4 डिफरेंसेस और कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो आप चाहो तो मेरे साथ टेबल बना लो, एक साथ समझा दूंगा, है ना। ईयर जो है हर साइंटिस्ट के साथ साल होता है, लेकिन हमारे जहां इंपोर्टेंट होंगे वहां पे लिखा दूंगा। सारे ईयर आप याद भी नहीं रख पाओगे, तो इंपोर्टेंट ही याद रखेंगे सीधे, है ना।
कर लिया नोट? तो ये डिफरेंस जो है अपने को इस तरीके से क्वेश्चन बना रहता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आता है ट्रू फॉल्स का, वहां पर कौन सा स्टेटमेंट ग्राम पॉजिटिव से रिलेटेड है, कौन सा ग्राम नेगेटिव से, वो हमें ध्यान रखना होगा। देखिए, तो सबसे पहली बात, सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिक है, तो इसलिए सिंगल लेयर से भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इधर कंपेरेटिवली थिन है, तो लेयर 2 चाहिए। लॉजिक ऐसा याद रखेंगे तो आसान है। ठीक है, तो सिंगल लेयर, थिन है तो डबल लेयर। ठीक है, मोर पेप्टिडोग्लाइकेन, यहां पर आपको पॉजिटिव में अधिकतर चीजें ज्यादा की बात आएगी, या आपको लेयर भी मोटी थी। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा, उधर कम है। दोनों में सेल वॉल है तो पेप्टिडोग्लाइकेन तो होगा ही होगा, लेकिन उधर कंपेरेटिवली कम होता है। एक स्पेशल एसिड यहां पर सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव की, वो है टिकोइक एसिड, जो कि ग्राम पॉजिटिव में मिलेगा, नेगेटिव में टिकोइक एसिड नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव। बहुत कम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग करने पर, जो उन्होंने स्टेन करने पर पता कैसे चला कौन सा ग्राम पॉजिटिव, कौन सा ग्राम नेगेटिव, कौन सा ग्राम पॉजिटिव? जिनका कलर ब्लू कलर आया स्टेन करने पे वो है ग्राम पॉजिटिव, जिनका रेड या पिंक कलर आया वो कैसे, ग्राम नेगेटिव। क्लियर है बात? तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल्स और आगे की बात अपन अगली क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।